राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है आपका हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हम देखेंगे आज एक नई कहानी राजा निर्बंसिया, जो कमलेश्वर ने लिखी है। 1957 में प्रकाशित हुई है ये कहानी। यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है। यह एक समानांतर कथा पद्धति पर आधारित कहानी है, जहाँ एक लोक कथा और एक आधुनिक यथार्थवादी कथा साथ साथ चलती हैं। प्रमुख पात्र देखेंगे तो जगपति है, जो कहानी का नायक है, जो अपनी मर्यादा और आर्थिक तंगी के बीच पिसता है, और चंदा है जगपति की पत्नी, जो आर्थिक संकट के कारण समझौता करने को मजबूर होती है, और बच्चन सिंह है कंपाउंडर, जो चंदा और जगपति के जीवन में एक बाहरी व्यक्ति और सहारे के रूप में प्रवेश करता है। और जो लोक कथा के पात्र हैं राजा और रानी, वो हैं। इस कहानी में पुरुष के अहम और स्त्री की व्यवस्था का द्वंद्व दिखाया गया है। जगपति का कर्जदार होना और इलाज के लिए पैसों की कमी ही पूरी त्रासदी की जड़ है। तो आइए इस कहानी को अब हम देखते हैं। संक्षेप में मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता और उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता। बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर से जलती रहती और मंगल घट रखा रहता, जिस पर रोली से सथिया बनाया जाता। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती। एक राजा निर्बंसिया थे। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी थी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति से मेरी दांत काटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे और दोनों एक से घर के थे, इसीलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक में पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे की ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ, उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई। पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी, और तभी लड़की अपने ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर के लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़कों वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी, चाहे कानी लूली से हो, पर जब लड़की अब घर में नहीं आएगी, पर वो लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल ख़त्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। लड़की वालों ने माफ़ी मांगी और जगपति की पत्नी अपने ससुराल आ गई। अब वो ससुराल आ गई तो जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया था, और सास ने बहू की बलाइयाँ लेके घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग-बार समझा दिया, और जगपति की माँ न जाने कब से आस लगाए बैठी थी। उन्होंने आराम की सांस ली और पूजा पाठ में समय कटने लगा।
और दोपहरिया दूसरों घरों के आंगन में बीतने लगी। पर सांस का रोग था। जो सास थी, जगपति की पत्नी माँ थी, उन्हें सांस की बीमारी थी। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था। बोला कि बेटा, जगपति बड़े लाड़ प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे तब से इसके छोटे छोटे हठ को पूरा करती रही हूँ। अब तुम ध्यान रखना। फिर उन्होंने रुककर कहा कि जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया, और इस पर मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की तो छाती पे सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा, इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। ये कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई थी। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति के संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद भी वे गोद में न खिला पाई। तो शादी के 4 बरस बाद जगपति की माँ का निधन हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 बरस में वो जगपति की संतान को अपने गोद में ना खिला पाई, ये ध्यान रखना है पॉइंट। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती और अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में यह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई थी और हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गए, माँ सुनाती थी। राजा आखेट को जाते थे तो 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे, पर उस दफ़ा जब गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेके खोज में निकली और इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। तो ध्यान देंगे किसकी शादी में गया था जगपति, तो दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी, उन्हीं के यहाँ गया था। कह गया था कि 10वें दिन जरूर वापस आ जाएगा, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटने पर दयाराम के घर में डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे और दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वालों ने जब बंदूकें चलाई तो सबकी घिघी बंध गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोक कर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई और बोला कि ये हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ तड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती हुई निकल गई और दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूल्हे में समा के रह गई। 2 गोली लगी थी जगपति को, ये भी ध्यान देंगे। चंदा रोती कलपती और मनौतियाँ मानती जब वहाँ पहुँची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी।
जगपति की देखभाल के लिए वहीं अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते और जिस सामान की ज़रूरत होती पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया और एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांघ की हड्डियां चटक गई थी और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था और कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते थे। बड़ा डॉक्टर तो केवल नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था और रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था और उसी में एक और एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। बच्चन सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग आते। छठे छमासे कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कभी कोई बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर उसके जीने मरने तक की खबर न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया और उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंधी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांसें रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी और जगपति बुरी तरह कराह उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई और बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपनी भयातुर आवाज़ दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बारगी मछली सा तड़प कर रह गया और बच्चन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह पर टप से चंदा का आंसू चू पड़ा। बच्चन सिंह सिहर सा गया। यही कथन पूछा गया था किस कहानी से है। बच्चन सिंह सिहर सा गया। उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। आहो कराहो, दर्द भरी चीख हो और चटकते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए भी वह बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन से जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ और वह बच्चे की तरह फूंक फूंक पर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, च रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यह बेपरवाही तो चीख और कराहों की एक रास्ता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं। जब तक वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा तब तक किन्हीं 2 आंखों की करुणा उसे घेरे रही और हाथ धोते समय वो चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था।
दवा खाने की ओर जाते हुए उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा कि दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, पर कूल्हे का घाव कुछ दिन जरूर लेगा। अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दें, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो चंदा ने पूछा कि तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती वो दवाइयाँ? तो बच्चन सिंह ने कहा कि आ तो सकती हैं, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उसमें। चंदा चुप रह गई तो बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगाएंगे तो आते आवाते महीने लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा। ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें। अच्छा देखा जाएगा, कहते कहते वो रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा कि जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वो जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वो सहलाती रही और नाखूनों को अपने पोरे से दबाती रही। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। तो जगपति ने पूछा कि क्या कह रहे थे? तो चंदा कहती है, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। तो जगपति कहता है, मैं जानता हूँ। चंदा कहती है, पर? तो जगपति कहता है, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। चंदा कहती है, औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? तुम तो ये कथन याद रखेंगे, पूछ सकता है कौन कहता है कि औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की? किस कहानी से है ये भी पूछ सकता है, तो राजा निर्बंसिया से। फिर कहता है जगपति, देखा जाएगा। तो चंदा कहती है कि कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। तो जगपति कहता है कि नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन भले ही लग जाए। चंदा कहती है, इसमें तो जगपति कहता है कि तुम नहीं जानती, कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। ये वाला भी स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कर्ज कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। राजा निर्बंसिया कहानी से जगपति कहता है। लेकिन कहते कहते अब चंदा रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। और तीसरे रोज जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसको लेटने के लिए खाट भी पहुंच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पे मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थीं, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो, चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिलाकर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वो चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से
उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दिया था, उसी में आई है। तो जगपति कहता है कि मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने ये कहा और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। फिर कहता है कि कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख दे देता है। और चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधे कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क से दवाखाने में घुस गई और दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया और वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाके रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैल के उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। दवा खाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान को छू तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा कि यह कड़ा तुम्हें देने आई थी। तो बच्चन सिंह कहता है, तो वापस क्यों चली जा रही थी? चंदा चुप और दो क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी और उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप से महक फैलती जा रही थी। और वो धीरे धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया और कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी और उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। कालिख बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिख में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था,
उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी और उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पे अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक थी। इसके बाद अब राजा रानी की कहानी आ जाती है। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी और राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गड़ती रहती कि उनकी कोई संतान न थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था और संतान के अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। अब फिर आ गए कहानी पे। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। तो बच्चन सिंह का तबादला कहाँ पे हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, मैनपुरी के सदर अस्पताल में। नोट करते जाएंगे सब पॉइंट छोटे छोटे। और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने जब ये सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँच जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे क्षण उसका दिल अकत भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना के कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर भी बींध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धूल की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेके घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उनकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। गली में आते ही उन्हें लगा कि जैसे बनवास काट के राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिंक रही थी, जिसके दर्जदार दरवाजों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रुधि गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं बैठे बैठे अपने घर के भीतर से ऐलान कर दिया कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आ गई है। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठे में घुसते ही जगपति हाफ कर बैठ गया और झुंझला कर चंदा से बोला कि अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तोड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जरा लाओ ना। तो चंदा बोलती है तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही कहा। तो जगपति कहता है कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न तेल और न संतान, मतलब तुमको कभी कुछ नहीं होगा। ये कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए।
रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के सामने जैसे कोई व्यंग से कह रहा था कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से आ गए, और चंदा के दिल में ये बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती सिसकती चंदा ने न जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे, दिल की धड़कन भी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उनकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिंघी बध जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा के नरम सांसों की हल्की सरमराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटा का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा के इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया और उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों की ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गभुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोएं रेशम से, और उस पर कभी कलाई लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक, और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीर खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी उंगलियों से टकराई और वो होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया और अपने को संयत करता वो कहीं जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उसे रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। अब चंदा तो बोली थी कि कड़े बेच के दवाई ले ली हूँ, और देखा तो कड़े तो हइये हैं उसके पास। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयाँ और ताकत के टानिक, उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है,
मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। और ये सोचते सोचते उसका गला बुरी तरह सूख गया। जबान जैसे ताल्लुक से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़ के लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? ये सब सोचते सोचते जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सींग का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा हवा में उड़कर भटकने वाला तिनका। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिनों की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज़ यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नित्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री से यदि पत्नित्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या? यही है एक जीवन की सार्थकता बताई गई है कि आप पत्नित्व और इस मातृत्व, बस यही स्त्री की सार्थकता है और कुछ नहीं है इसके अलावा। स्त्री अपनी तो कुछ है ही नहीं है, या तो पति की या बच्चों की, अपनी तो इंसान है ही नहीं। ये अच्छी लाइन नहीं लगी। फिर फिलहाल छोड़िए, अभी दूसरी कहानी हम लोग पढ़ें, लाइन पे ना ध्यान दें। चलिए, चंदा के साथ वह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पे कोई उधार उसे देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाके पैसा बचाते हैं, एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसे उधार कर मिन्नतें करते सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोंचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फ़र्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम की सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत के कारण लेते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के एहसास पर ठोकर लगाए? पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पे पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुन के ठिठक गया और उस हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। उसके बाद चंदा का स्वर कि अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और, अपनी आंखों से देख लीजिए और उन्हें समझाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं जो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कहता है कि हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें हर्ज क्या? पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी।
अरे अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। तो जगपति कहता है, कौन? बच्चन सिंह? अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन? ये कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। तो चंदा कहती है, क्यों, क्या हुआ, कैसे आदमी है? जगपति ने पूछा। चंदा बोली, इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुस कर बैठ सकते हो, तुम तो उल्टे पैरे लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है और फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। और चंदा कहते कहते रुक गई। होगा, पर आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मतलब मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बच्चन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है बेकार। यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है, वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़ों में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है, जो कुछ मांगता है, जो कुछ वह सोचता है, यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभावों में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ, यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबा सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण, उसे सिर्फ काम चाहिए। करने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति, आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानता है, काम नहीं जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। और एक दिन ये उसके काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण की ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया, हवन भी हुआ। लकड़ी की कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया था। गांठें एक और रख गई, चैलों का चट्टा करीने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर कटाने का तय किया गया और बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारतें लकड़ी की कोठी बनेंगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा
और उसने महसूस किया कि वो काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए भी किसी काम का मित्र हो सकता है। कुछ देर के लिए वो पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वो कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर गल्ला रखकर बैठता तो सामने लगे लकड़ियों का ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों का लुढ़का हुआ देखता, एक निरीहता बरबस उसके दिल पर कुल्हाड़ी चलने लगी। और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठरियों का सुखाकर किसी पैसे वालों के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े तार पर अटक जाती। उसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी में कोई गुजर कर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता और सूअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कुएं पर रौदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभों की कील में टांग देता और उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता और जगपति के सामने जब वो आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों के घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा है। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह क्या बात है। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती कि इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुन घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता, या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज़ से पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है और फिर मन ही मन करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निबटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म नहीं हुई तो एक चमचा और परोस दी और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती और वो अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती हो तो वह सहलाता भी, जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न-सा खड़ा रहता। जिस कब्र पर एक परदान से औरतें बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती।
घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बातियाँ जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सधे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकल कर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चिरने आ जाते और तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। फिर है राजा की कहानी। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे, माँ सुनाया करती थी। एक दिन राजा जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दे और सब राजस्वी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उस रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात की मेह की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा का बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना की सुनार की कोठारी में फिंकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मिजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताकतवर खबर सुनाई। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आंधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहियों को हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। हंस राज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में। 6 साल बाद उसको बच्चा होने वाला था, ये भी ध्यान रखेंगे। 6 साल बाद वो बच्चा होने वाला था। फिर बोली, और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपोटर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी उस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों में ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए, और यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं। उन्हें तो पड़ोसी घर के जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने घर ही गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई, वह हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाँह को जोर देखा
तो नसें तनी और बाह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस नस पे हिमशीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी काली खौर भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया, फिर कुछ संयत होकर वह चारों चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टुटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़िया भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार मसोस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांक कर कहे कि देवलोक से किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा। यह शाप तो अमिट था। इसके बाद बहुत बड़ी कहानी थी। अभी 3, 4, 5 पेज है अभी कहानी। चलिए पढ़ते हैं। कहाँ थे? हाँ, यहाँ थे। तभी चंदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर सिमट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वहीं कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस, गति पर पथभ्रष्ट, शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे शब्दों में कहा कि कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली कि मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला, तो ठीक है। चंदा का बात टूट गया और वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फफक फफक रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए। उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा और बोला कि यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म, बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा। लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आ सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया
और रात भर कुंडी चढ़ाए उस कालिख में घुटता रहा और दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी। चाहने पर भी वह जा न पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों के बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल लंगड़ा हो गया है, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। 2 आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सकूरे की कुल्हाड़ी बज उठी और उस गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब की खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था कि लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम सा पिघल गए? सकूरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज़ उठाई। सकूरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाथ लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मार कर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़ कर दड़े पर आंख गड़ाई। 2 भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकूरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकूरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, इसे अभी छोड़ दो। हरा होने से क्या उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फुलाएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। सकूरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा। जगपति ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो, और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुईं और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। फिर है कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमा कर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी कि राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर आपके घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। और वहीं 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले और आखिरी गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई, पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ और रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर लाकर लगी तो जगपति तकत पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते हुए मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया
कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा को लड़का हुआ है। तो ध्यान देंगे, चंदा को लड़का हुआ था, लड़की नहीं, ये भी ध्यान देने वाला प्रश्न है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले कि भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। जगपति ने सुना तो पहले उसने उसकी गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए। ये कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया और मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी भारी दर्द आवाज में बोले कि सुन तो लिया होगा ना तुमने। क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा कि चंदा दूसरे के घर पे बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई और बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले कि अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे को शर्म लिहाज। तो जगपति बोला कि अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। ये कहते कहते वो अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए और जब रात झुक आई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे हुए उसे गली तक ले गए और अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चलता आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भड़क पड़ी कि आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइया बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था और बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निर्बंसिया अस्पताल से और आज सत्यानाशी कुलबोरन। और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था कि तुम्हारे कभी कुछ न होगा, उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती। वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या, पर मेरे जीते जी यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती। बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है। ये भी स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस कहानी से है कि और क्या था, हाँ, औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है
और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मुहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पे कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकूरे के वो शब्द उसके कानों में गूंज गए कि हरा होने से क्या उकट तो गया है। वह स्वयं भी तो एक उखटा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टाल टलोल कर भीतर घर में पहुंचा। फिर है, रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी। अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया और उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। तो जगपति अंत में आत्महत्या कर लेता है अफीम और तेल पी के। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिसे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। जगपति ने भी मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम और दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था कि चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले ही मर चुका था। बच्चे को लेकर जरूर चली आना। और कानून को उसने लिखा कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं। उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आई जाए और आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी भी कहानी खत्म हो गई, पर कोई फूल नहीं चढ़ाने वाला है। तो ये थी कहानी राजा निर्बंसिया। इसके बाद अब हम अगली कहानी देखेंगे अगले वीडियो में। थोड़ी बड़ी कहानी थी बट अच्छी कहानी थी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी कि अंत में क्या होता है चंदा के साथ, क्या होता है जगपति के साथ। जगपति सुसाइड कर लेता है, चंदा लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया रहता है और चंदा को वो वापस बुलाता है, बच्चे को भी कहता है उसी से मेरी आग जलवाना। और दयाराम मित्र के यहाँ शादी में गया था, उसका भी नाम याद रखेंगे। और बस, और हाँ, चंदा जिसके यहाँ रहती थी उसका भी नाम याद रखेंगे।
किसके यहाँ रहती थी, अभी तो नाम पढ़े थे, अभी भूल गए। कहाँ गया कहाँ गया। चलिए एक ही जगह उसका नाम ही आया है, आप लोग सुने होंगे। मेरे मुंह में कई नाम आ रहे हैं तो हो सके गलती निकल जाए, इसीलिए अभी बोलूँगी नहीं। तो उसका भी नाम याद रखिएगा जिसके यहाँ चंदा गई थी। चलिए क्लास को यहीं पे करते हैं बंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।